हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। तो चैप्टर नंबर आज हम लोग 10th यानी 10 देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से, खास तौर पर मेंस की दृष्टिकोण से। स्पेशल की बात करें तो 12th वालों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे विद्रोही और राज, जो 1857 का क्रांति जो हुई थी, रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुई थी आंदोलन, और उसके व्याख्यान को देखेंगे। कैसे आंदोलन स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ से किन सैनिक टुकड़ियों ने अपने योगदान दिए, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि बहादुर शाह जफ़र जो है, बहादुर शाह जफ़र जो 80 साल का एक बूढ़ा है, उनको देखेंगे कैसे निर्वासित करके अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया। उन सब को हम लोग आज देखेंगे। और विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुई इस 1857 की क्रांति का, और किन किन समुदायों ने, किस किस कैटेगरी के लोगों ने साथ दिया, जैसे कि जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान, इन विद्रोह में कहाँ कहाँ से शामिल थे, उन सब को हम लोग देखेंगे। इस तरह से स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहे। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में विद्रोहों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना, यानी इन्फेंट्री जो जिसको कहते हैं, उसको पैदल सेना कहा जाता है, से हुई। जो मंगल पांडे जो थे, कितनी रेजिमेंट से थे, तो 34 या 34वीं रेजिमेंट सिपाही जो थे मेरठ में, उनसे स्टार्ट हुई। कब? 10 मई 1857 को। तो देखते हैं, जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात यानी ग्रामीण के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, यानी सिपाही सबसे पहले शस्त्रागार जितने भी थे ब्रिटिशियन का, उन पे कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर यानी अंग्रेज़ों पर निशाना साधा और उनके बंगलों यानी साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूंकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने, यानी कि सबसे पहले उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड दफ्तर, ये जेल, अदालत, डाक खाने, जितने भी अंग्रेजी थे सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर, घोड़े पर सवार को हम लोग क्या कहते हैं? केवेलरी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक, तो लाल किले की बात करें तो किसने स्थापना किया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। कब? तो 1638 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। किले के फाटक पर पहुंचा। रमज़ान का महीना चल रहा था। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़ रहे थे। जो मुग़ल सेना काल का शासक, जो अंतिम शासक था, बहादुर शाह जफ़र, जो 80 वर्ष के अवस्था में एक बूढ़े व्यक्ति थे, शासक थे, राजा थे, खा कर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग जितने भी थे, नस्लीय समूह थे, मारे गए। दिल्ली के अमीर लोग पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेज़ों के कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार से शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए, वहाँ का रूल रिवोल्यूशन को तोड़ते हुए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा न था। इस तरह इस विद्रोह में एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि उससे मुग़ल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। ये देख सकते हैं, मुग़ल का अंतिम शासक बहादुर शाह का चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति हो रही थी, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया,
हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी के छावनियों और दिल्ली के पश्चिमी की कुछ छावनी में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। विद्रोह का दर्रा क्या था? यदि इन विद्रोहों की तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश तक जैसा था, क्योंकि उस टाइम में उतनी सोशल नेटवर्क नहीं थी, न व्हाट्सएप ग्रुप थी। तो जैसे जैसे उन लोगों को खबर पहुंचती थी वैसे वैसे उन लोगों ने अपना विद्रोह प्रदर्शन चालू किया। तो सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया, क्योंकि उन्हें सबसे पहले हथियार की ज़रूरत थी विद्रोह करने के लिए। और सरकारी खजानों को लूटा, यानी उसके बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सरकारी खजाना जितने भी थे पैसे वगैरह उनको लूटा। उसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ, दफ्तर, रिकॉर्ड रूम जितने भी थे, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों या अंग्रेज़ों से संबंधित हर चीज़, हर सख्त हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमान तमाम लोग को एकत्रित होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदू, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली, यूपी जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे। पिट्ठू क्या होता है? तो पिट्ठू उससे कहते हैं जो पिछला या अनुयायी अंग्रेज़ों का पिट्ठू यानी कंप्लेन करने वाले मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा परेशान किया था किसान को, विद्रोह छोटे छोटे लोगों को। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोह ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम मई जून के महीने में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और घर-बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफ़सर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया है। किसने लिखा था? ब्रिटिश अफ़सर ने। असामान्य समय में सामान्य जीवन क्या था? विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ? उथल-पुथल के इन दिनों में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ? विभिन्न शहरों को रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियाँ अस्त-व्यस्त हो गई थी। दिल्ली उर्दू अखबार, ये दिल्ली उर्दू अखबार जो है, यह अखबार 1837 ईस्वी में, कब? तो 1837 ईस्वी में जो है मौलवी मोहम्मद बाकिर ने इस साप्ताहिक अखबार की शुरुआत की थी। यह भारत में उर्दू भाषा का दूसरा अखबार है। तो पहला उर्दू अखबार है जो 1822 में, कब? पहला उर्दू अखबार जो 1822 ईस्वी में जाम-ए-जहानुमा यानी कलकत्ता में हरिहर टट्टा द्वारा चालू किया गया था। तो देखते हैं 14 जून 1857 की इन रिपोर्टों को पढ़िए। यही हालात सब्जियों और साग यानी पालक के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाज़ारों में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिलते हैं। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी, सड़ी जैसे कुंजरों सब्जी बेचने वाले ने रोक कर यानी जमा कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों में कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग वाले इन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिराकर रह जाते हैं। देख सकते हैं कितनी परेशानियां थी युद्ध के कारण। यहाँ एक और भी चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा था। मामला यह है कि पानी भरने वाले ने पानी भरना बंद कर दिया। गरीब सुरफा यानी शरीफ लोग यानी बड़े लोग खुद घरों में पानी भर कर लाते और तब जाकर घर में खाना बनता। हलाल खोर जो होते थे हरामखोर हो गए, यानी जो मेहनत करके काम करते थे वो अब बैठ के खाने लगे। इन दिनों कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई और यही हालत बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। देख सकते हैं संचार और माध्यम क्या था? अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के दर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थे। इससे कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं
सातवीं अवध रेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया। तो किसने लिखा था, तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। अवध का रुगल कैवेलरी ने, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे थे सिपाही या उनके संदेहवाहक तक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लप्पो लुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। सिस्टन और तहसीलदार। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर जो यूपी वगैरह में है, देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचार वश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और आल्ठी पाल्ठी मार कर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा, क्या अखबार है अवध की, काम कैसा चल रहा है? सिस्टन ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाब ए आली को पता चल जाता है, यानी जनाब ए आली जो राजा होते थे, शासन करते थे, उसको पता चल जाता है। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। देख सकते हैं विद्रोहों की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था। उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन है? मौजूदा दस्तावेज के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहाँ कैप्टन हियरसे तैनात था वहाँ 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए वह अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियरसे को मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलालें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह की शुरुआत इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा। ये पंचायत रात को कानपुर यूपी सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से यह फैसले जरूर लिए जा रहे थे कि क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे, यानी मीटिंग में खुद ही सब निर्णय लेते थे। नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के नेतृत्व में संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे, यानी अंग्रेजों से पहले बड़े शासक थे या बड़े जमींदार थे, बड़े राजा महाराजा या रानी थी, उनसे उन्होंने मिलना शुरुआत की। अंग्रेजों ने उनके सारी संपत्ति लूट लिए, उनसे भेंट करना शुरू किए। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया उनमें से यह था कि वे फ़ौरन दिल्ली चले गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके यानी 80 साल के बूढ़े मुग़ल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर भी सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और यहाँ कानपुर है तो कानपुर की बात करें तो सिपाहियों कानपुर उस टाइम में बिट्ठूर था जो कानपुर में नाना साहब जो 1800
1859 में जो है नाना साहब नेपाल में जाकर छिप गए, वहाँ उसका निधन हो गया अंग्रेज़ों से हारने के बाद। और अजीजन बेगम जो थी एक नर्तकी, जो अंग्रेज़ों द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं स्थानों में छोटे पैमाने पर सही इसी प्रकार के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी जो नाना साहब थे के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो जून 1858 को युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी, यहीं पे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए काफ़ी साहसी थी। ग्वालियर में बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों साथ थे और 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को बंदी बनाकर ग्वालियर में फांसी दे दिया गया। इतने देख सकते हैं आप लोग। आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह को थी। तो कहाँ? बिहार में आरा में बिहार में कौन थे? तो आरा हुआ, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह जो थे दानापुर में। कुंवर सिंह का जो है 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया। किसका? तो कुंवर सिंह का भाई जो अमर सिंह थे वो दानापुर से थे। और आरा में उसके बाद पटना में था पीर अली जो 7 जुलाई 1857 को फांसी दी गई। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बीपीएससी का है। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा भी है। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। कहाँ? तो इसको रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियाँ, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। ये लखनऊ की बात थी। अक्सर विद्रोह का संदेश अपने आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ में इस आश्रय की खबरें आ रही थी कि वहाँ हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था। सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नष्ट नाबूद करने का अलग जगह रखे थे। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बरोट परगना के गांव वाले को इकट्ठा किया। छोटा नागपुर जो झारखंड में स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इस इलाके में कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। देख सकते हैं आप लोग चित्र के माध्यम से। ये है रानी लक्ष्मीबाई, एक प्रचलित चित्र है जो झांसी की रानी है मनुबाई। ये देख सकते हैं 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया गया है, जो 1859 ईस्वी में नेपाल में जाकर छिपे और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। देखते हैं 1857 के दो विद्रोही थे। शाहमल उत्तर प्रदेश के बरोट परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जात कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 देश यानी 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की ज़मीन सिंचाई की सुविधाओं में से लेस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की ज़मीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे थे। यहाँ भी ये लोग परेशान थे। इतनी टैक्स बढ़ा दी गई थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा भूराजस्व भी उनके जितने थे सब जा रहा था। शाहमल ने 84 गांव के मुखियाओं और काश्तकारों को एकत्रित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध, उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों व व्यापारियों के घर बार लूटने लगे, क्योंकि महाजन व्यापारी जो थे उन्होंने भी हालांकि काफ़ी इन लोगों को परेशान किया। यानी बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी ज़मीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारत पर हमला किया
नदी का पुल ध्वस्त कर दिया गया, पक्की सड़कों को खोद डाला गया। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। जो ब्रिटिशियन का जो निर्णय होती थी इन सब को दबाने के लिए, उन सब को ये लोग रोकते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन की प्रतीक माना जाता था। उन्होंने क्योंकि इसलिए माना जाता था कि उन्हीं की देन थी बनाया हुआ, और भारत के ही लोगों की टैक्स बढ़ाकर उनकी ही जितनी भी थी खून पसीना का पैसे से उन लोगों ने ये सब निर्माण करवाया था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई, और रसद यानी भोज रसद ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला। कहा तो अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक है। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग टंका शाह कहने लगे। इंपॉर्टेंट है 12 के लिए। कहने लगे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया गया। यानी प्रचार प्रसार करने के लिए जितने भी पुलिस थे, प्रशासन थे, उनको रोक दिया और ब्रिटिशियन का रूल था कि प्रचार प्रसार नहीं किया जाए। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। जो अंग्रेज़ों से विद्रोह कर रहे थे उन्होंने इसको अपना नेता चुन लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में, चिन्हाट जो है, चिन्हाट का युद्ध कब हुआ याद रखिएगा, 30 जून जो 1857 ईस्वी को हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अंग्रेज़ों का हार हुआ था। ठीक है, विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया जिनमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी, यानी हार हुई। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों ने इतना अधिकार प्राप्त था। अफवाहें और भविष्यवाणियाँ देखते हैं। तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणी के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। तरह तरह के लोगों में चर्चाएं हो रही थी। लोग ग्रुप में भविष्यवाणी करने लगे थे अंग्रेज़ों के बारे में। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों में बहादुर शाह को उनके कारतूसों के बारे में बताया था, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल कौन सा था जिसमें चर्बी था, सूअर और गाय की चर्बी था, तो वो राइफल कौन था, एनफील्ड राइफल, इसको याद रखिएगा। उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेज़ों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरफ फैल गई, यानी आग की तरह तेज़ी से फैल गई। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया था कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। एनफील्ड राइफल जो थे, इस रिपोर्ट की
विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हो तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है और इससे सिपाहियों ने में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया, यानी काफ़ी क्रोधित हो गए सिपाही। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी, यह अफवाह जोरों पर थी। अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली। अफवाह फैलाने वाले का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। अफवाह फैल रही थी, तरह तरह की अफवाहें फैल रही, हालांकि ये भी सच था। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। देख सकते हैं चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेज़ी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। उन्हें बेचैनियों में लोगों का अगला कदम उठाने के लिए झिंझोरा किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला और प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 1857 ईस्वी में, यानी 1757 के बाद 100 साल के बाद 1857 को 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी चल रही थी। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी, यानी जिस आटे में जो कहा जा रहा था कि सूअर का चर्बी है, उन आटे से जो चपाती बनती थी उसके बारे में अफवाह फैल गई कि चपाती बांटने का भी रिपोर्ट आ रही है। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। अफवाहें फैल रही थी। आगे हम लोग देखेंगे, ये हेनरी हार्डिंग का चित्र है जो फ्रांसिस क्रांत द्वारा बनाया गया चित्र। 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन का प्रयास किया। उसने जिन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया, इनमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता है कि वे वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना या यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में उनमें क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय यानी डर, उनकी आशंकाओं और उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। अफवाह तभी फैलती है जब उनमें लोगों के जहन में गहरे दबे और डर निसंदेश की अनुगुंज सुनाई देती है। यानी कि कोई मान के चलिए रात में कोई जा रहा है, कोई ने कुछ भूत या कुछ भी देख लिया, तो उसके कहने से गांव में उन्होंने जाके प्रचार कर दिया कि भूत को देखा, तो कैसे आदमी विश्वास करेगा? जब तक दूसरा आदमी नहीं देखेगा तो कैसे विश्वास होगा? ऐसी थी। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग के नेतृत्व में उसी समय में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की कानून लागू कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की यानी नीचे कुल के तबकों की सहायता से उन्हें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 में और विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून लॉ बनाए थे। शासकीय दुर्बलता और तख्ता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी
बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था। जैसे ही ऐसी ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति, सिस्टम, भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सब को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था, कानून लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहों रातों रात फैलने लगती थी। 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन कीजिए। 1857 के भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था अवध। देखते हैं रेजिमेंट क्या होता था। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व को कहा जाता था। प्रतिनिधि को उसे ऐसा राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेज के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। अवध में विद्रोह देखेंगे। गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये अवध में था। किसका कहावत था? तो लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है, देखते हैं 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल का एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। रियासत पर कब्जे का सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि। अब सहायक संधि की बात करें तो पहला राज्य जो था हैदराबाद, जो 1798 ईस्वी में सबसे पहले हैदराबाद को सहायक संधि के तहत लिया गया। उसके बाद तंजौर 1799 ईस्वी में, फिर उसके बाद सूरत 1800 ईस्वी में, उसको याद रखिएगा। उसके बाद अवध जो था, अवध और कर्नाटक, इसको भी याद रखिएगा। कर्नाटक और अवध जो थे 1801 ईस्वी में सहायक संधि की गई, थोप दी गई। इस संधि में शर्त थी कि एक नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज़ों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेज़ों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वह वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि दो नदियों के बीच की जो होती है, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल, सब अंग्रेज़ों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के लिए साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। देखते हैं हम लोग सहायक संधि। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 ईस्वी में तैयार की गई एक व्यवस्था थी जो अंग्रेज़ों के साथ यह संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी जो राज सहायक संधि के अंतर्गत आते थे। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों में रक्षा करेंगे। सेकेंड था, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, यानी सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। वहाँ के जो राज के सहयोगी हैं उनको करना होगा, रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। अब देखते हैं देह से जान जा चुकी थी। क्या था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था। वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद जो थे शाह अली लोकप्रिय नहीं थे।
मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप यानी रो रहे थे, चिंता कर रहे थे। कानपुर तक उनके पीछे गए थे, इतनी उसकी कामों का सराहना था। नवाब को निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। एक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क कोई बाजार और कोई घर ऐसा न था जहां जान ए आलम यानी राजा शासक से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गुज रहे हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन्हो, यानी कि अंग्रेज बहादुर आए और मेरा मुल्क ले लिया। ठीक है, इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति की भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नाटकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी जाती रही, यानी जितने भी वर्कर थे, काम कर रहे थे, वहाँ सबका नौकरी जा रही थी। नवाब साहब जा चुके थे। एक और गीत ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा था जिसे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे और शाह आलम रोता चिल्लाता था, हाय जान ए आलम, यानी शासक देश से विदा लेकर प्रदेश चले गए। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के अपमान को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोग के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह के तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्त बन गया था। ये देख सकते हैं, अवध का एक जमींदार 1880 का चित्र है। अवध के अधिकरण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी गई, इसके इलाके के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में यानी ग्रामीण में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाकों में ज़मीन और सत्ता पर कंट्रोल रखते आए थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और ताल्लुकदार का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता भी होती थी। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 तक सिपाही, पैदल सिपाही, इन्फेंट्री होते थे। छोटे मोटे ताल्लुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती थी, लेकिन अंग्रेजी इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भूराजस्व नीति में ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के बाद यानी एनुअल बंदोबस्त के बाद टैक्स लगा दिया गया, एक जो होते थे एक मुश्त के नाम से ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित थी कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे जिनके पास ज़मीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गाँव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के ताल्लुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी, कुछ के तो आधे से ज़्यादा गांव हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भूराजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे ज़मीन असली मालिकों के हाथ में सौंप दें, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी, राजस्व वसूली में इजाफा होगा, आमदनी होगी। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भूराजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी आ गई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध में बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया था, टैक्स बढ़ा के लिया जा रहा था। कुछ स्थानों पर राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था, यानी कि वे ताल्लुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास
इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे, अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकदार की ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। ये तालुकदार ऐसे थे जो किसान से तो टैक्स ज़्यादा लेते थे, कभी कभी किसानों के दुख सुख में भी भागीदार थे, यानी वो टैक्स पैसा भी देते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीले राजस्व व्यवस्था के तहत पूरी तरह से पिसने लगे। जब अंग्रेज ब्रिटिशियन आने लगे तो किसान जो थे उनकी टैक्स से परेशान होने लगे। उससे तो कह रहे थे अच्छे तो थे, उन तालुकदार थे जो हम लोगों के दुख सुख में भी साथ देते थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी, क्योंकि उनको टैक्स जो दिया गया वो तो लेना ही है अंग्रेजों को, तो कहाँ से उन लोगों पे कोई दया किया जाएगा। वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों की इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी, जो पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथों में थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए यानी लड़ने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल नवाब की पत्नी जो थी, हजरत महल जो लखनऊ से जो 1857 का क्रांति में लड़ रही थी, 1859 में नेपाल चली गई और 1874 ईस्वी में जो है उसकी काठमांडू में निधन हो गया। और लखनऊ से नवाब वाजिद अली भी थे जो 1856 में जमखंड कोलकाता चले गए और वहाँ 1887 में उसका भी निधन हो गया के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। ज़्यादा जो थे फौजी जितने भी थे वो अवध के ही ग्रामीण क्षेत्र से भर्ती थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों ने अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना भी जानते थे अंग्रेज, और यहाँ के रीति रिवाजों पर संस्कृति से वाकिफ थे। उनमें अफसर की करक और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित था, यानी अभिभावक के रूप में भी उन लोगों ने साथ देते थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा समान बात बन गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण था। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। इनमें से बहुत सारे ब्राह्मण और ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, सबसे ज़्यादा थी। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे उन्हें तो खतरे दिखाई दे रहे थे। वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी और कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, डर, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गाँव में प्रतिबिंब होने लगा था। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे, हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव के में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। ये हम लोग देखते हैं।
तालुकदारों का सोच। तालुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित कलांकर के राजा हनवंत सिंह ने सबसे अच्छा एक व्यक्त किया था। विद्रोह के दौरान हनवंत सिंह ने एक अंग्रेजी अफसर को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उस अफसर ने आखिरी मुलाकात में हनवंत सिंह ने कहा कि साहब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए हैं, उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों के मालिकाने की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा, फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आए, जिसे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई, लेकिन अब मैं अपने सिपाही को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूं। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही या कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं, मजाक उड़ाए जा रहे थे। विद्रोही क्या चाहते थे? बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी कि विद्रोहियों को आसान, फरोमस और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटना के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं ही भी विद्रोही में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई घोषणाओं और इश्तहारों के सिवाय इश्तहार एडवर्टाइज वगैरह जो होते थे, न्यूज़, सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनके बिना हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सके। और इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकार की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूत अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसर की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता है। विद्रोहियों क्या चाहते थे? एकता की कल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफ़ा नुकसान बराबर था। इश्तहारों में अंग्रेज़ों से पहले हिंदू मुस्लिम अतीत की और संकेत किया जाता था और मुसलमान साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन जो थे, देखते हैं, यह आंदोलन में हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली यूपी के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश भी नाकाम रही। आइए हम देखते हैं कुछ जो दिया गया है को हम लोग देखेंगे। आजमगढ़ घोषणा। ये आजमगढ़ घोषणा जो है यह बहादुर शाह जफर ने जारी किया था। कब? 25 अगस्त 1857 को। समाज में बराबरी की शासक नहीं थी इसमें, ठीक है। विद्रोही क्या चाहते थे उसके बारे में हमारी जानकारी का क्या एक मुख्य स्रोत था? यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त है। इसलिए देश में के सभी धनवान लोगों को, खासतौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवार से ताल्लुक़ रहा, जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता और कुशल लक्षम के लिए होम कर देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरज शाह अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे। बहुत सारे हिंदू मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध और
में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तहार जारी किया जा रहा था, यानी एडवर्टाइज जारी किया जा रहा था। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़े और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक रूप से भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वाले लेखन और भविष्य वक्ताओं में पीड़ितों की गणनाओं में सब में सहमति दिखाई देती कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेज़ों के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि वे अंग्रेज़ों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दें, मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम को बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला जाए तो हम इस मूर्खता का पश्चाताप करना पड़ेगा। यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो भाग 1 देखेंगे। किसने ज़मींदारों के बारे में 1857 में, उसके बाद व्यापारियों के बारे में, सरकारी कर्मचारी के बारे में, कारीगरों के बारे में और पंडित फकीरों अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में। तो इसमें किसके बारे में चर्चा नहीं की गई है? तो किसानों के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। 1857 में किसानों के बारे में चर्चा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ज़मींदारों के बारे में। जाहिर है कि ज़मींदार बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार से बेहिसाब जमा भू राजस्व थोप दिया और कई ज़मींदारों को बेइज्जत व बर्बाद किया। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई। हद तो यह है कि एक आम रैयत किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत ज़मींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खानों में डाला जा रहा है। ये ज़मींदार थे और बेइज्जत किया जा रहा है। ज़मींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्च की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है। ज़मींदारों के खजाने को स्कूल, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, ज़मींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और ज़मींदार को अपनी ज़मींदारी में अपनी ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। दूसरा था व्यापारियों के बारे में। 1857 में जो अंग्रेज़ों का क्या कित थी, क्या कूटनीति थी, उन पे देखेंगे। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब छोटी मोटी चीज़ों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया। डाक खर्चे, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे से सेंध मारी जा रही है। इस तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आमदनी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी तौर तरीकों को ख़त्म कर दिया जाएगा और ज़मीन व पानी दोनों रास्ते से होने वाली हर चीज़ का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करें। सरकारी कर्मचारियों के बारे में यह राज्य की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाली भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती। इनकी तनख्वाह कम होती थी और उनके पास कोई ताकत नहीं होती थी। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेज़ों को मिलते थे। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपनी मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए। अंग्रेज़ के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार के साथ देना चाहिए। उन्हें फ़िलहाल 200 और 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य के ऊंचे ओहदे की उम्मीद रहेगी। ये सब सैनिकों को थे कि भविष्य में ऊंचे पद भी दिया जाएगा। कारीगरों के बारे में कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वालों, बढ़इयों, लोहारों और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। यानी विदेशी सामान्य टेक्नोलॉजी आने लगी। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजा और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निस्संदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए उन कारीगरों को अंग्रेज की सेवा छोड़ देनी चाहिए। ऐसी थी। भाग
5 में था पंडितों, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में। पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक होते थे, गार्जियन होते हैं। यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु, और क्योंकि फिलहाल धर्म के साथ कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इन पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। सिपाही क्या सोचते थे? सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई थी। एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यह फौजी टुकड़ियाँ बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की है और हम भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेज़ों ने जो चाहा वह इलाका जीत लिया। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन न हमने भी कभी पैर पीछे खींचे और न कोई बहाना बनाया और न ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। लेकिन 1857 में अंग्रेज़ों ने यह हुक्म जारी कर दिया था कि अब अंग्रेज़ी सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएगी जो सुअर वाले थे, इनफील्ड थे सुअरों का। नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है और गेहूं के आटे से हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीज़ें पैदल सेना जो होते थे, इन्फेंट्री, घुड़सवारों जो होते थे, कैवेलरी जिसको कहते हैं, और गोलंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी गई। उन्होंने ये कारतूस थर्ड लाइट कैवेलरी यानी घुड़सवार सैनिक को और उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंट के जवानों की परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही, यूरोपियन सैनिकों की दूसरी बटालियनें और घुड़सवार गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया गया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छड़ों से भरी 6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेरियां डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया ताकि हम डर कर नए कारतूसों को दांतों से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर इकट्ठा हो गए, अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से लड़े। हमें 2 साल तक युद्ध जारी करने पर मजबूर किया गया। धर्म व आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ है और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली हैं। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायद यानी आस्था और मजहब दूषित न हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान का धर्म ही नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या? हम लोग देखेंगे उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। इन घोषणाओं में ब्रिटिशियन राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, संबंधित हर चीज़ों की पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेज़ों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था में बड़े छोटे भूस्वामियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार में दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जा रहा था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणा इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़े। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं, बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेज़ों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफ़ा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उन्हें सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों यानी ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहते थे। इसमें से हम एक और वैकल्पिक दृष्टि संभवतः एक ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं से नहीं दिखाई देती है। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। वैकल्पिक सत्ता की तलाश क्या थी?
ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी में पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन गया जो उनसे छीन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेज़ों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तक 58 के शुरुआती महीनों तक हुकूमत की श्रेणियां वजूद में थी। विद्रोही ग्रामीण कौन थे? ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा, अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं। ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायद बंदूकें हैं। दमन क्या था? जैसे कि विद्रोह का जो दमन हुआ क्या था, 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेज़ों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ, जो सेना का एक लॉ होता है, अस्फा वगैरह, जो मार्शल लॉ जिसमें कठिन दंड दिया जाता था, या बल्कि फौजी अफसरों को यहाँ तक कि आम अंग्रेज़ों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सज़ा देने का अधिकार दे दिया गया था जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह कि कानून और मुकदमे की समान प्रक्रिया रद्द कर दी गई और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह को केवल एक ही सज़ा हो सकती है, वो है सज़ा-ए-मौत। देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ विद्रोह हुई, क्या क्या था। ये मेंस की दृष्टिकोण से अच्छा है, आप लोग मानचित्र को अच्छी तरह से देख लेंगे। इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझने लगे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से और दूसरी तरफ पंजाब और दिल्ली की तरफ कुछ हुआ, यानी लड़ाई हुई। हालांकि पंजाब कमोबेशन शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेज़ों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। गंगा के मैदान में भी अंग्रेज़ों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज़ टुकड़ियों को हर इलाका, गांव दर गांव जितना था, आम देहाती यानी ग्रामीण जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की तो अंग्रेज़ों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है, पूरी जनता की सहयोग है उनके साथ, सैनिकों के साथ। उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिस्ट नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थे। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद 1858 में जाकर अंग्रेज द्वारा अपने कंट्रोल में ले पाए। अंग्रेज़ों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध किया था। अंग्रेज़ों ने इस एकता को तोड़ने के लिए, देख सकते हैं, बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया था कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएगी।
लोभ दे रहे थे। देख सकते हैं विद्रोहों का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन में बेदखल कर दिया गया। जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए जाएंगे, जो वफादार हैं उन्हें इनाम दिए जाएंगे। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी व भूख से दम तोड़ दिया। देख सकते हैं आप लोग दिल्ली रिज पर स्थित एक मस्जिद फेलिस बिएटो द्वारा लिया गया चित्र है, जो 1857 यानी 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने तबाही और ध्वंस की असंख्य तस्वीरें उतारी। देखते हैं ब्रिटिशियन और सिपाहियों के बीच जो युद्ध हुई थी उनके बारे में है। ये दिल्ली रिज का मतलब है कि यह राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा, ठीक है, पहुंचा रिज। नेक्स्ट देखते हैं सिकंदराबाग, चित्रकार फेलिस बिएटो 1857 में। यहाँ हमें एक ज़माने में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए रंग बाग यानी प्लेजर गार्डन के खंडहरों में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। आहटे में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी देते हुए देख सकते हैं आप लोग। ये सैनिक है बैठे हुए हैं। विद्रोह की छावनी क्या थी? तब्दील हुआ। हम इस विद्रोही की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन जो था, बल के साथ विद्रोह जो किए थे, दमन होता है, के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद है। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाई पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है कि इस बारे में सरकारी ब्यूरो की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियाँ, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। असंख्य मेमो नोट्स यानी परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय, डर और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का क्या सोच था उनको पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छपा जाता था। ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की हवा को देती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध है। आइए उनके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। रक्षकों का अभिनंदन कैसे हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रिया रिएक्शन पैदा होती है। इनमें से कुछ ने अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया है। और 1859 में थॉमस जॉन बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ की राहत इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। ये देख सकते हैं द रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकार थॉमस जॉन्स बार्कर 1859 में, जो कि ये चित्र है उनका बनाया हुआ। कैसे थे अंग्रेज और वहाँ के सिपाहियों में जो युद्ध हो रही है, जो है कैवेलरी यानी घोड़े पे पैदल घोड़े सवार सेना के बीच, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिमेंट में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस को मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स आस्ट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया, ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी और 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरबंदी, उत्तरजीविका, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। ये बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवस के मध्य में कैंपबेल, ऑट्रम और हैवलॉक इन
तीन ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। इनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के माध्यम मध्य भाग की तरफ चली गई जाती है। नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफ़ी उजाला और जिनके अगले हिस्से में परछाई और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिमेंट दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े सब घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट तोड़ फोड़ की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़े की विजय तस्वीर तथा तथ्य पर जोर देते हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण कंट्रोल बहाल हो चुका है ब्रिटिश सत्ता का। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से यह लगता था कि संकट की घड़ी आ चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को देखेंगे। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती है कि भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निस्सहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पेंटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियल स्मृति में बनाई गई चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में। ये देख सकते हैं। यहाँ से ब्रिटिशियन सेना सब जो बचाने के लिए आ रहे हैं। इन मेमोरियल चित्र जोसेफ नोएल पेंटन 1859 की है। ये देख सकते हैं कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर। देख सकते हैं गोली से जो है सिपाहियों से अपनी रक्षा खुद की कर रही है। मिस व्हीलर जो है इंडियन सिपाही से वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, इसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झंझोरती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया, हालांकि वे चित्र में अदृश्य है। पृष्ठभूमि पर आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य रेखांकन चित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती है। इनमें विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती है। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। चित्र देख सकते हैं 10.12 में जो था वो खुद बच रही मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ की विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है, जहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और ज़िंदगी की रक्षा के लिए औरत संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है जो धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। चित्र में वहाँ पे देख सकते हैं। जस्टिस न्याय पंथ जो है जस्टिस न्याय पंच क्या है? पंच है एक पत्रिका है। पंच और द लंदन चारीबारी जो 1841 ईस्वी में जो है शुरू हुआ, फिर 1992 में बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर जो है 1996 में यानी 1996 में जो है 4 साल बाद फिर चालू किया, फिर 2002 में इसको बंद कर दिया गया। पंच जो पत्रिका है द लंदन चारीबारी से, ठीक है, कार्टून के लिए एक प्रसिद्ध है। देखते हैं 12 सितंबर 1857 चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार में समूचे इंग्लैंड के प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सत्य का माहौल बन गया, बदले ही मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों में ऐसा माहौल रच गया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध की लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसी ही एक तस्वीर जो हमें न्याय की एक रूपकात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है।
ये देख सकते हैं आप लोग, यह चित्र जो है पट्टी पर लिखा बंगाल टाइगर जो ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध पंच पत्रिका से 1857 में। यह तस्वीर जो है ना ब्रिटेन का एक शेर है, ये शेर है जो शेर के रूप में है दिखाया गया, जो दहाड़ रहा है, इसको काट रहा है। और दूसरी तरफ ये जो है ये विद्रोही है जो एक टाइगर के रूप में दिखलाया गया है। टाइगर ये भाग रहे हैं, ठीक है, जिससे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल और उसकी मुद्रा आक्रामक है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तरफ दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है, डर से। इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। ये देख सकते हैं सैनिकों को यहाँ बांध के तोपों से उड़ाया जा रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, जो पाकिस्तान बोइंग फ्रांस द गन्स, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्यु या तोप से उड़ाते हुए। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857 में। यह मृत्यु दंड का एक दृश्य नाटक है जो रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन, पूरे दृश्य व वर्दियों से सजे घुड़सवार सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने साथी सिपाहियों का मृत्यु का दृश्य देखना है और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है। और दूसरी तरफ यह देख सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, पेशावर विद्रोहियों को मृत्युदंड, यानी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857 का। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं, देखते हैं लटके हुए हैं, और चारों तरफ तोहफे तैनात है। सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत का प्रदर्शन है। लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सज़ा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है। उसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जरूरी था। देख सकते हैं अंग्रेजों का ये दहशत का प्रदर्शन, प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात की भी प्रतिबिंब होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत की घाट उतारा गया है। उनमें से तोपों के मुहाने पर बांध कर उड़ा दिया गया है, फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरों पर आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही है। दया के लिए कोई जगह नहीं है। जब प्रतिशोध के लिए से ही शोर मच रहा है तो ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बन रहा है ही रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। हास्यास्पद व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच पत्रिका में पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है। उसका चित्र देखते हैं, सिपाही है इंडियन, ये जो है प्रकाशित बड़े रूप में दिखाया गया है, जो बुजुर्ग के रूप में ब्रिटिश में दिखाया गया है। जो ये इस इंडिया कैनिंग को बड़े और ये छोटे कार्टून के रूप में। द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग का दया भाव पत्रिका पंच 24 अक्टूबर 1857। नीचे की पट्टी, गवर्नर जनरल बिल्कुल सही है, फिर वे उसे घिनौना बंदूक से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वे एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। देख सकते हैं ये। साथ ही एक सिपाही के सिर पर जो भी अभी नंगी तलवार और कटार लिए हुए हैं, दोनों में खून टपक रहा है। और एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना क्या थी? 20वीं सदी में आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम के प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद दिया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य में 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता है जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न भागों में जो मनिका जो थे बच्चों को सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो गए। खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को
प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन में दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक है। इन चित्रों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंब नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों में उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। देख सकते हैं आप लोग चित्र के माध्यम से ये फिल्मों में और पोस्टरों में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने की मदद है, देख सकते हैं। ठीक है, ये झांसी की रानी जो थी, ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी, यह जो झांसी से अंग्रेज़ों के साथ लड़ रही थी और इसकी बात करें तो वीरगति 1858 जून में प्राप्त कर गई थी लड़ते लड़ते। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट जो कौन अंग्रेज़ों से कहाँ कहाँ जो लड़ाई की 1857 में, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि पटना, बिहार पटना से पीर अली 7 जुलाई 1857 को उसकी फांसी दी गई। ठीक है, उसके बाद जगदीशपुर दाना से कुंवर सिंह और दानापुर से बिहार के दानापुर से अमर सिंह, कुंवर सिंह का जो 26 अप्रैल 1858 में उसकी निधन हो गया। उसके बाद फतेहपुर से अजीमुल्ला, जिसको फांसी की सज़ा दे दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद मेरठ से कदम सिंह, फिर मथुरा से देवी सिंह लड़ाई कर रहे थे अंग्रेज से। कोटा राजस्थान के कोटा से, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कोटा राजस्थान के कोटा से जय दयाल और हर दयाल दोनों थे। तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया इसको अंग्रेजों के द्वारा। सतारा जो महाराष्ट्र है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो रंगोजी बापूजी गुप्ते थे। और इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और है जो कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, टाटा टोपे का नाम था, जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कब? 5 जून 1857 को। ठीक है, उसके बाद 5 जून वो कर रहे थे। और कॉलिन कैंपबेल उसका दमन करता था, जो अंग्रेज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से लड़ रही थी, 4 जून 1857 को जनरल हुरोज के साथ लड़ रही थी, वो इसको भी याद रखिएगा। बरेली से खान बहादुर खान जून 1857 में विंसेंट ऑयर जो थे अंग्रेज, उनसे लड़ रहे थे। और इस तरह से हम लोग देखेंगे 1857 से जो पूछा जाता है कि इतिहासकारों का क्या क्या मत था, तो उसको याद रखिएगा। देखते जैसे कि डॉक्टर S.N. सेन क्या कहा था, इसने कहा था कि यह जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। उसके बाद की बात करें तो अशोक मेहता क्या कहा था, अशोक मेहता जो था वो क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, एक नेशनल लेवल था। ब्रिटिश सावरकर जो पूछता है, ब्रिटिश सावरकर क्या कहा, 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा, तो ब्रिटिश सावरकर, इसको याद रखिएगा। बिपिन चंद्रा ने कहा 1857 का विद्रोह के बारे में कि राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण एक प्रयास है। और जवाहरलाल नेहरू और दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद, ये सब तीनों मिलके क्या कहा था 1857 का विद्रोह के बारे में कि यह विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। इस तरह से आज हम लोगों ने 1857 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स को क्लियर किया। और आज देखते हैं काल रेखा। 1801 में अवध में बेलेजरी द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध का अधिग्रहण किया गया। 1856-57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह। 11-12 मई को दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह। बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 20 से 27 मई को 1857 को अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह। 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह। मई जून 1857 में विद्रोह सैनिक विद्रोह का एक व्यापक जन विद्रोह में बदल गया। ठीक है, 30 जून 1857 को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। 25 सितंबर हैवलॉक और ऑटम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिमेंट में दाखिल हुई। 1858 की बात करें, 57 जून युद्ध में, हालांकि 58 नहीं 57 होगा,
1757 में ही युद्ध में रानी लक्ष्मी की मृत्यु हो गई, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। जुलाई में युद्ध में शाहमल की मृत्यु हो गई। इस तरह से आज हम लोगों ने 1857 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर किया। इनसे रिलेटेड जितनी भी अंग्रेज़ों के और सिपाहियों की भी क्या क्या हुई युद्ध में और कैसा कैसा व्यतीत हुआ, उन सबको हम लोगों ने देखा। और हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। जय हिंद।